क्या बीजेपी समझ चुकी है कि मोदी की लोकप्रियता अब खत्म हो चुकी है? क्या बीजेपी समझ चुकी है कि अब मोदी के चेहरे पर अगर चुनाव लड़े गए तो हार मिलेगी? क्या यही वजह है कि महाराष्ट्र में फडणवीस के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात आ रही है, पीएम मोदी पीछे चले गए हैं? ये तमाम सवाल तब खड़े हुए जब बीजेपी के मुंबई चीफ का जो है बयान आया। आशीष शेलार ने साफ साफ कहा कि जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो होने वाला है आने वाले महीनों में, वो फडणवीस के चेहरे पर लड़ा जाएगा। क्या कुछ बोले आशीष शेलार और उसके बाद से ये सवाल खड़े हो गए, इस सब पर हम चर्चा करेंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। मैं अंशिता आपके साथ हाजिर हूं। तो पहले आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सुन लेते हैं कि आशीष शेलार ने क्या कहा है। हमारी सीटें हैं, वो चुनावी सीटों की चर्चा और सीटों के बंटवारे का विषय आगे बढ़ाना, ये तुरंत ही करना, ये हमने तय कर दिया है। उसका पूरा अधिकार माननीय देवेंद्र जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने दिया है और स्वाभाविकता माननीय एकनाथ जी, माननीय अजित दादा पवार, इनसे देवेंद्र जी और माननीय रामदास आठवले जी और अन्य हमारे महायुति के नेताओं से अब जल्द ही चर्चा शुरू होगी और चुनाव जीतने का पहला कदम सीटों के बंटवारे में भी हम आगे रहेंगे और उसी आधार पर आगे के नियोजन को लेके जाएंगे। तो जैसा सुना आपने, आशीष शेलार साफ साफ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी नेता हैं फडणवीस के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब यहाँ पर सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि कभी भी बीजेपी ने आज तक इस चीज को, जितने भी चुनाव रहे हैं उसमें हमेशा जो मुख्य चेहरा रहे हैं वो हमेशा पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ती आई है बीजेपी। तो इस बार ऐसा क्या बदल गया कि इस बार पहले ही ये बात सामने लाकर रख दी गई है कि देवेंद्र फडणवीस ही के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा? ये भी साफ कर दिया गया है कि सीट शेयरिंग का मुद्दा भी देवेंद्र फडणवीस ही देखेंगे। अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग करेंगे देवेंद्र फडणवीस और वो ही तय करेंगे कि किस दल को कितनी सीट्स दी जाएंगी। ये साफ साफ कह दिया गया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आशीष शेलार ने ये जानकारी दी है। अब इस जानकारी के बाद से ही सियासी गलियारों में जो है सवाल खड़े हो गए हैं, चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क पीएम मोदी की लोकप्रियता पर यहां पर खड़ा हो जाता है। क्योंकि जितने भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, लोकसभा तो मतलब सही बात है कि वो मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन जितने भी विधानसभा चुनाव देखे गए हैं अभी तक, पिछले जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को साइड कर देते हैं, वहां पर सीएम योगी भी मुख्य चेहरा रहे हैं, लेकिन बाकी दूसरे चुनाव जितने भी रहे हैं वहां पर पीएम मोदी को ही हमेशा फ्रेम किया जाता है। चाहे कर्नाटक रहा हो या मध्य प्रदेश रहा हो या राजस्थान रहा हो, जहां भी जो भी चुनाव होगा वहां पीएम मोदी फ्रेम में रहे। लेकिन ये पहला लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव ऐसा निकल कर आ रहा है, महाराष्ट्र चुनाव, जहां पर साफ साफ ये कह दिया गया है कि जो मुख्य चेहरा होंगे उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और वो मुख्य चेहरा देवेंद्र फडणवीस है। अब इसी वजह से सवाल यहां खड़े हो जाते हैं। तो इसकी जो मुख्य वजह निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है महाराष्ट्र बीजेपी का वो आंतरिक सर्वे जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, जिसने बीजेपी को टेंशन दे दी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने आंतरिक सर्वे करवाया है। इस सर्वे के मुताबिक 288 सीटों में से सिर्फ 55 से 65 सीटों पर ही जीत सकती है। यहां पर ये निकल कर आ रहा है। बीजेपी साल 2014 में 122 सीटें जीती थी और 2019 में 105 सीटें जीती थी और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन इस बार जो सर्वे आया है महाराष्ट्र में, जो बीजेपी ने सर्वे कराया है, उससे स्थिति बिल्कुल आधे पर दिखाई दे रही है। कहां 122 सीट जीती थी, फिर 110 सीटें जीती और उसके बाद अब जो खबर आ रही है, आंतरिक सर्वे में जो दावे किए गए हैं उसके मुताबिक बीजेपी सिर्फ 55 या ज्यादा 65 पर सिमट सकती है और यही बीजेपी की चिंता है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमेशा से बीजेपी जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है उसमें एक अपना आंतरिक सर्वे पहले से ही करवाती है और उस आंतरिक सर्वे के आधार पर ही सीट बंटवारा होता है या जो है टिकट बंटवारा भी उसी के आधार पर होता है कि किस जो अगर सिटिंग एमएलए है तो उसको उसी आधार पर दिया जाएगा कि उसको लेकर जो सर्वे आया है उसमें रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या जनता उससे खुश है, उस आधार पर ही टिकट बंटवारे होते हैं। तो यानी पहले से ही पूरी बीजेपी रणनीति तैयार कर लेती है और उस आधार पर ही आगे की रणनीति बनाती है। लेकिन इस बार जब महाराष्ट्र का सर्वे हुआ तो उसने बीजेपी को झटका दे दिया है और उसी की वजह से पीएम मोदी पीछे हो गए हैं। क्योंकि अगर महाराष्ट्र में हार मिलती है एनडीए को तो कहीं ना कहीं फिर से पीएम मोदी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा
कि अब उनकी लोकप्रियता घट चुकी है और इस वजह से ही पीएम मोदी पीछे जो है यहां पर खींच लिया गया है। पीएम मोदी को पीछे करके आगे फडणवीस को ला दिया गया है कि अगर हार मिलती है तो जो ठीकरा होगा हार का वो पीएम मोदी के माथे पर नहीं फोड़ा जाएगा, वो फोड़ा जाएगा फडणवीस के कि आपको आगे किया था, आप नहीं जिता पाए। तो इस तरह की तमाम चीजों की वजह से ही यहां पर ये फैसला लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि अब पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि अगर आंतरिक सर्वे की बात ही देखें तो हम जैसा कि जानते हैं कि पहले जब राजस्थान चुनाव रहा, मध्य प्रदेश चुनाव रहा और छत्तीसगढ़ में चुनाव रहा, वहां पर आंतरिक सर्वे कराया गया था और उसमें यह साफ हो गया था कि जीत होने वाली है या फिर स्थिति मजबूत है बीजेपी की, इसलिए वहां पर पीएम मोदी को आगे किया गया और उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। और नतीजे जब सामने आए तो जो है वहां पर ऐसा भी माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे को सीएम बनाया जा सकता है राजस्थान में, शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया जा सकता है मध्य प्रदेश में और रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए और जीत मिली तो उसके बाद सीएम फेस तीनों ही राज्यों में बदल दिए गए। यानी कि अगर जीत मिलेगी तो उसका पूरा पूरा श्रेय जो है मोदी ले जाएंगे और अगर हार मिलेगी तो उसका पूरा पूरा जो है नुकसान जिसके माथे पर डालना है वो वहां के जो मुख्य नेता जो रहते हैं, जिनके चेहरे पर आगे करके बीजेपी लड़ती है, उन पर डाल दिया जाता है। ये हमेशा से वहां की रणनीति रही है, बीजेपी की रणनीति रही है। लेकिन अब यहां पर जो है महाराष्ट्र की अगर राजनीति की हम बात करें तो इस वक्त बहुत ज्यादा उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। चुनाव नजदीक आते आते अजीत पवार के सुर बार बार बदलते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि सीट शेयरिंग को लेकर भी मुद्दा फंस सकता है और अभी अभी जो है अजीत पवार का जो ताजा बयान आया है उसने तो बीजेपी की चिंता और बढ़ा दी है। यहां पर अजीत पवार का जो बयान आया उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि गलती थी मेरे पत्नी को मैंने अपनी ही बहन के खिलाफ सामने चुनाव में उतार दिया। तो उन्होंने कहा है कि राजनीति को घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूं, मैंने अपनी बहन के खिलाफ सुनेत्रा को मैदान में उतारकर गलती की। अब अजीत पवार का जब ये बयान आया है तो इसने और जो है कान खड़े कर दिए हैं राजनीति के जानकारों ने। उनका कहना है, आगे वो कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन एनसीपी के संसदीय बोर्ड ने ये फैसला लिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये एक गलत फैसला था। तो इस तरह से यहां पर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार अब अपना मन भी बदल सकते हैं, क्योंकि एनसीपी की तरफ से लगातार उन्हें जो है अपनी तरफ लाने की कोशिशें भी हो रही हैं। अभी अभी एक नेता का भी बयान आया था कि वहां पर रहेंगे अगर अजीत पवार तो उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर वो एनसीपी में होते, अगर उन्होंने एनसीपी को इस तरह नहीं तोड़ा होता तो शायद वो सीएम बन सकते थे। इस तरह की चीजें तो कहीं ना कहीं, और इसमें भी दोहराई नहीं है, इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अजीत पवार हमेशा से सीएम बनना चाहते हैं, यही उनकी इच्छा थी। खैर, इस पर नहीं आगे आते हैं। यहां पर बात अभी हम सिर्फ बीजेपी की करेंगे और महाराष्ट्र बीजेपी में जो खलबली मची हुई है और महाराष्ट्र बीजेपी के आंतरिक सर्वे ने, क्योंकि इस बात और बीजेपी की चिंता इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसमें पहले ही बीजेपी को झटका लग चुका है। उससे भी बीजेपी टेंशन में है क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से ये पता लग चुका है कि बीजेपी की स्थिति बेहद कमजोर है और इसी वजह से जो उसके सहयोगी दल हैं, चाहे वो अजीत पवार हो या वो एकनाथ शिंदे हो, सभी अपनी बार्गेनिंग पावर उनकी मजबूत हो चुकी है और इस वजह से बीजेपी परेशान है। और इस दिक्कतों में वो आलाकमान इस बार फंसना नहीं चाहता। यही वजह है कि ये सारा जो रणनीति बनानी है या जो भी तैयारियां करनी है वो सारी तैयारियां इस बार उठाकर फडणवीस के हाथ में दे दी है कि अगर कल को महाराष्ट्र में एनडीए नहीं जीतती है, एनडीए सत्ता में नहीं वापसी करती है, तो ये सारा का सारा ठीकरा जो है फडणवीस के माथे पर ही वो फोड़ देंगे। तो अब यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है सत्ता में वापसी करना। उसकी भी क्या वजह है वो भी आपको हम बता देते हैं। तो अगले साल यानी कि 2025 में संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि संघ जब अपने 100 साल के पड़ाव पर हो तब राज्य में दूसरी सरकार हो। वो चाहती है कि एनडीए की ही सरकार उस वक्त महाराष्ट्र में हो। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र को लेकर परेशान है और खुद तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। बार बार अमित शाह के दौरे भी महाराष्ट्र में हो रहे हैं, तो इस वजह से बीजेपी और परेशान है। बीजेपी के लिए जरूरी है महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी करना, लेकिन जो अभी हालात हैं, जो आंतरिक सर्वे से जो निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी जीतती हुई नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि हार
जो है पीएम मोदी के माथे पर ना मढ़ी जाए, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को आगे कर दिया गया है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।